हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। शुरू किया था हम लोगों ने बी फार्मा फर्स्ट ईयर। पहले सेमेस्टर में एचएपी की बात हो रही थी। पहला लेक्चर जिसमें हम लोगों ने कम्पिटिटिव नॉलेज ली, काफ़ी स्पेसिफिक टर्म्स जाने एचएपी के बारे में। व्हाट इज़ एचएपी, बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर अपलोड हो चुका है। और अब सिलेबस में हम आगे बढ़ते हैं विथ स्टडी ऑफ लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम्स। सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्कोप। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो उसके स्कोप क्या हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसके स्कोप की बात करें तो स्टडी ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी प्रोवाइड्स एन एसेंशियल बेस फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। हर सेमेस्टर आपस में कनेक्टेड है, ऐसा समझ सकते हैं आप। जैसे एक घर बनता है तो नींव से लेके छत तक कनेक्ट होती है, उसी तरह पहले सेमेस्टर से लेके 8वें तक बी फार्मा भी इंटरकनेक्टेड है। आप एचएपी पढ़ के जाएंगे तब आपको सेकंड सेमेस्टर में पैथो समझ में आएगी। आप एचएपी पढ़ के जाएंगे तब आपको फिफ्थ सेमेस्टर से आने वाली कोलॉजी समझ में आएगी। एचएपी इज़ हेल्पफुल इन स्टडी ऑफ ह्यूमन एवेल्यूएशन एंड डेवलपमेंट। जब हम लोग ह्यूमन का एवेल्यूएशन और डेवलपमेंट समझ जाएंगे तभी हम ह्यूमन पे रिसर्च कर पाएंगे, उस पे ड्रग्स की डिस्कवरी कर पाएंगे, जो हमारा मेन टारगेट है। इंक्वायरिंग इंटू फैसिनेटिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मास थेरेपी एंड एथलेटिक्स हेल्थ रिलेटेड फील्ड ट्रेनिंग। ये सब हमें तभी पता लगेगा जब हम एचएपी पढ़ लेंगे। और ये कुछ बाकी भी हैं, ये स्कोप्स आप खुद से देख लीजिए, इनमें मेरा कुछ नहीं है। एंड स्कोप जो है वो बामुश्किल 2 मार्क्स में आपके आते हैं, अगर कभी आते हैं तो। वैसे ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए स्कोप पढ़ाए जाते हैं। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं, लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन बॉडी इज अ 6 लेवल्ड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग ऑफ द लेवल्स गिवन हियर फ्रॉम लोअर टू हायर हायरार्ची। मॉलिक्यूलर लेवल और केमिकल लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड ऑर्गेनिज्म लेवल। ये 6 लेवल्स हैं और इन 6 लेवल्स को आपको याद रखना है। जब आप फाइनल ईयर में पास आउट होकर इंटरव्यूज़ देने जाएंगे तब भी ये आपको परेशान करेंगे। तो रट्टा मत मानना, ओनली एग्ज़ाम के लिए मत पढ़ना। सबसे पहले लेवल की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल या केमिकल लेवल। मॉलिक्यूल क्या होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम, ये सब। तो केमिकली ह्यूमन बॉडी इज फॉर्म बाय वेरियस एलिमेंट्स लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। द होल मास ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 26 एलिमेंट विच कैन बी डिवाइडेड एट मेजर, माइनर एंड ट्रेस। तो एक बेसिक सा फंडा समझते हैं। अभी गर्मी थी, आप लोगों को चक्कर वगैरह की फीलिंग में भी किसी को आई हो तो डॉक्टर क्या प्रेस्क्राइब करता है? ORS। ORS जरूर दिया जाता है। ORS का आपने कभी लेवल पढ़ा है? ORS में क्या होता है? यही एलिमेंट्स होते हैं, मीन्स हमारी बॉडी में एलिमेंट्स होंगे तब तो हम आगे से एलिमेंट्स दे के, बाहर से एलिमेंट्स दे के उन्हें बैलेंस कर रहे हैं। भाई हम क्या करते हैं, हम प्रोटीन क्यों देते हैं? मतलब प्रोटीन हमारे बॉडी में यूज़ होता होगा। उसी तरह एलिमेंट क्यों देते हैं? क्योंकि एलिमेंट ऑलरेडी बॉडी में है। 3 तरह से हैं मेजर में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप जरूर पढ़ते हैं। माइनर में बात करें तो फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम एंड आयरन। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपने सुनी होंगी, कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी। ट्रेस एलिमेंट्स की बात करें तो ये बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं, लाइक जिंक, कॉपर, फ्लोराइड, क्रोमियम, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकल, टिन। तो ये इस तरह से 3 तरह से एलिमेंट्स होते हैं। अब बात मेजर, मतलब जो ज़्यादा पाए जाएंगे, जिनका बॉडी में मेन यूज़ होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हाइड्रोजनेटेड सिस्टम, नाइट्रोजन का यूज़। माइनर जिनमें कम यूज़ होता होगा, लाइक कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इनका कम यूज़ है। सोडियम, नमक कम ही खाते हो, मैं 1 चम्मच ही डालते पूरी सब्ज़ी में, 1-2 चम्मच। ऐसा तो नहीं है कि सब्ज़ी में भर के नमक पेल दिया। ट्रेस एलिमेंट जो बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते बॉडी को, उनका थोड़ा बहुत यूज़ होता है। एंड ये कुछ परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी मास और उनका क्या यूज़ है। ऑक्सीजन, पार्ट्स ऑफ वाटर एंड मैनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यूज टू जनरेट ATP, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए। कार्बन 18.5% पाया जाता, ऑक्सीजन 65.0% था। कार्बन क्या करेगा? बैकबोन चेन्स बनाएगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जितने भी होंगे बॉडी में वो बनाएगा, लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं प्रोटीन्स बनाएगा। हाइड्रोजन 9.5% होता, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर है एंड मोस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन आयोनाइज फॉर्म H+ के साथ ही रहते हैं। बॉडी फ्लूइड को मोर एसिडिक बनाता है, क्योंकि आपके स्टोमच में तो HCl ही है। नाइट्रोजन 3.2% रहता है, कंपोनेंट ऑफ ऑल प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड।
अमाइनो एसिड जितने भी होते हैं वो सब नाइट्रोजन से ही मिलकर बने होते हैं, क्योंकि अमाइनो ग्रुप है NH3NH4, तो यानी नाइट्रोजन तो है, और जो अमाइनो ग्रुप मिलके ही जाके आपका बनाएगा प्रोटीन्स। नेक्स्ट लेसर कैल्शियम 1.5, फॉस्फोरस 1.0। कैल्शियम क्या करेगा, बोन्स और टीथ में आपके यूज़ होगा। फॉस्फोरस ATP की सिंथेसिस वाले पैटर्न में रहेगा। पोटेशियम आयोनाइज फॉर्म के लिए रहेगा, कैटाइंस बनाएगा, क्योंकि आप अभी आगे जाके बॉडी का एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे तो पॉइंट ये आएगा कि बॉडी का एब्जॉर्प्शन में काफ़ी ड्रग्स जो हैं वो आयोनाइज फॉर्म में एब्जॉर्ब होती हैं, काफ़ी अनायोनाइज फॉर्म में होती हैं, तो वो उस जो डिफ्यूज़न होगा इस टाइप का प्रोटीन बाइंडिंग वगैरह, उसमें ये पोटेशियम आपका यूज़ करेगा। सल्फ़र की बात करें 0.25%, कंपोनेंट ऑफ सम विटामिन एंड मैनी प्रोटीन्स। सोडियम 0.2%, आयोनाइज्ड फॉर्म सोडियम की जो है वो फिर से एक कैटाइन की तरह काम करेगी ECF के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग वाटर बैलेंस, चूँकि ORS में यही देते। क्लोरीन आयोनाइज्ड फॉर्म Cl- इज मोस्ट प्लेंटीफुल एनायन। कुछ ड्रग्स होंगी जो पॉजिटिव फॉर्म में आती होंगी, कुछ नेगेटिव फॉर्म में आती होंगी, तो उनको जो पॉजिटिव हैं उन्हें नेगेटिव यानी क्लोरीन जैसा एनायन चाहिए, और जो नेगेटिव हैं उन्हें पॉजिटिव सोडियम जैसा कैटाइन चाहिए। अब ये एनायन और कैटाइन का प्रोसीजर ज़रूर ध्यान रख लेना। मैग्नीशियम 0.1% होता है, आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम नीडेड फॉर एक्शन ऑफ मैनी एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल लेवल पढ़ रहे हैं। इसके बाद अब इसके अंदर आएगा केमिकल कंपोजिशन। द अबव मेंशन्ड एलिमेंट्स फॉर्म वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स और कंपाउंड दैट कैन बी ग्रुप्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दीज कंपाउंड जनरली डू नॉट कंटेन कार्बन एटम्स as the structural element, rather they form ionic bond between two atoms, for example H2O, HCl, CO2 etc. ये इनऑर्गेनिक। एंड नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर द मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दीज कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड जब मिलते हैं तो इस टाइप के बनाते हैं। नेक्स्ट इज वाटर एंड मिनरल्स। वाटर पोजेसेस कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू विच इट मेक्स अप टू 60% ऑफ द ह्यूमन एडल्ट बॉडी। सबसे ज़्यादा यही रहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स विद नेगेटिव और पॉजिटिव चेंज चार्जेस आर फॉर्म बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपाउंड अंडरगो डिसोसिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर की प्रेजेंस में ही जाके डिसोसिएशन होता है किसी भी मॉलिक्यूल का। आप नमक जो है वो ऐसे ही नहीं खाते, नमक को क्या करते हैं, सब्जी में डालते हैं, घोल के पीते हैं, जिनका BP कम होता है वो। तो घोल क्यों बनाते हैं, सॉल्यूशन क्यों बनाते हैं, डिसोसिएशन के लिए, क्योंकि हमें NaCl नहीं चाहिए, हमें Na+Cl- चाहिए। Carbohydrates are sugar molecule that are required for metabolic process as an immediate source of energy। तो सबसे ज़्यादा सोर्स तो यही है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए। कार्बोहाइड्रेट भी इन्हीं मिनरल से मिलकर बना होता है। लिपिड्स इंक्लूडिंग फैट, ऑयल, वैक्सेस, फैटी एसिड्स आर वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। These fatty acids combine with glycerol and undergo dehydration reaction to form diglyceride, triglyceride, etc. Lipids are generally stored in form of triglyceride. Cholesterol is an important component of cell membrane which act as a precursor for steroid hormones. Structural lipids of the body include cholesterol, phospholipids and glycolipids. Means सब कुछ केमिकल से रिलेट करके हमने पढ़ा है इस दौरान। लिपिड क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये सब आपको ऑलरेडी बायोलॉजी में पता है, और किस तरीके से स्टोर होते हैं ये सब आप पढ़ के आए मेरे हिसाब से, और नहीं पढ़ के आए तो सब कुछ लिखा है बट मैं समझा नहीं। आप इन सारे नोट्स के ऐसे स्क्रीनशॉट्स लीजिए, वीडियो पॉज कर करके नोट्स बनाते चलिए। प्रोटीन्स लास्ट तो बचेगी भाई, अमाइनो एसिड्स, लेकिन मैं प्रोटीन्स के बारे में बता चुका हूँ कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस में लास्ट प्रोटीन बनाएगा पेप्टाइड बॉन्ड के साथ एक मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मीन्स बड़ा मॉलिक्यूल, माइक्रो मीन्स छोटा मॉलिक्यूल। प्रोटीन बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, पटार से भी जो बुंदेलखंड में होंगे उन्हें पता है। द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ अ प्रोटीन डिपेंड्स ऑन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, और यही सीक्वेंस बताएगा भी। अगर हमें जो है हम क्या करते हैं, एंटी कैंसर ड्रग बनाते हैं तो हम वहाँ यही कोशिश करते हैं कि उनका जो सेल का अमाइनो एसिड ग्रुप है वो हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, DNA का, सॉरी सेल का नहीं। तो उससे क्या होता है, सेल डेथ जैसे कॉज होने लगते हैं। प्रोटीन्स ऑल्सो हेल्प इन मूवमेंट, इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजॉल्व मटेरियल एंड डिफेंड अगेंस्ट डिजीज,
फिजिकल स्ट्रेस। एंजाइम्स आर प्रोटीनिशियस कंपाउंड, एंजाइम जितने होते हैं वो ज़्यादातर प्रोटीनिशियस कंपाउंड ही होते हैं, विच एक्ट बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड, RNA DNA तो मेन ही काम है भाई, ठीक। फिर RNA के भी 2-3 पार्ट हैं, DNA के भी 2-3 पार्ट हैं। तो ये सारे पार्ट क्या होते हैं, ये सब इन्हीं केमिकल से मिलके बने होते हैं, अमाइनो एसिड की चेन से मिलके बने होते हैं, जो मैंने अभी कहा। अब बात आती है सेलुलर लेवल की। फाइन सेलुलर लेवल मीन्स सेल से मिलके मैक्रोमोलिक्यूल्स। अभी तक पढ़ वही सब रहे हैं, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, पढ़ना यही है, बस कॉन्सेप्ट बदल दिया। अभी केमिकल कॉन्सेप्ट था, अब सेल का कॉन्सेप्ट है। मैक्रोमोलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म मोर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स नोन एज ऑर्गेनल्स और सेल ऑर्गेनल्स। वेरियस ऑर्गेनल्स, एग्जांपल न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, collectively form a cell, and a cell is a basic structural and functional unit of the body. केमिकल्स से क्या हुआ, केमिकल एलिमेंट्स आए, उन एलिमेंट्स ने मिलके मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाए, मैक्रोमोलिक्यूल्स ने मिलके ऑर्गेनाइज करके एक ऑर्गेनल बनाया या सेल ऑर्गेनल बनाया, उस सेल ऑर्गेनल ने मिलके एक सेल बनाया। अब तक आप बायोलॉजी में क्या पढ़ते आए थे, सबसे छोटा सेल, बट अब जब आप फार्मा में आए तो हमने स्टार्ट किया सबसे छोटा केमिकल एलिमेंट। एलिमेंट से बना मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल से बना ऑर्गेनल और सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल से बना ऑर्गेनल, और वो ऑर्गेनल से बना जाके सेल। एंड सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। Cell is the fundamental unit of all living beings which can sustain life and reproduce themselves. The human body is a highly organized structure consisting of a large number of cells that begins its life as a newly fertilized single cell known as zygote. A living cell consists of cytoplasm, nucleus and various cell organelles. Each cell organelle and cytoplasm is surrounded by cell membrane. Human की बात कर रहे हैं, plant की बात नहीं कर रहे हैं. More than 75 trillions of cells are present in a human body, each of which is equally competent to grow, metabolize and respond towards stimuli through with few expectations such as reproduction. 75 ट्रिलियन सेल हैं आपकी बॉडी के अंदर, और हर सेल अपने आप में एक जैसा फंक्शन रखती है, बस वो कहाँ प्रेजेंट है उस पर थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन होता है। केवल रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती हैं वो अलग होती हैं। Even though all the cells have common characteristics, they still undergo a division process to become specialized and perform their specific functions. हर सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और उसमें इतना चेंज होता है। लाइक अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो आपकी बॉडी दूसरे तरह की होगी, आप राजस्थान, तमिलनाडु में रह रहे हैं तो दूसरी तरह की होगी। उसी तरह सेल है, यदि वो सेल मसल्स की है, आपके हैंड की, सोल्जर की है तो दूसरे टाइप की होगी, वही आपकी अगर पाम की है तो दूसरी टाइप की होगी, उसका दूसरा फंक्शन है। बस इतना अंतर पड़ता है। फॉर एग्जांपल लिपिड मटेरियल्स आर परमिटेड टू गेट स्टोर्ड इन फैट सेल्स विच आर स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड टू परफॉर्म दिस फंक्शन। RBC आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी ऑक्सीजन, मतलब जिसका जैसा फंक्शन वो वैसा। नेक्स्ट इज टिश्यू लेवल। अब वही पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे पहुँचे, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन। अभी हमारा क्या था, अब नया जो कॉन्सेप्ट था वो फिर से आप सुन लीजिए। सबसे पहले केमिकल एलिमेंट, एलिमेंट से बना केमिकल या एक मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल से बना ऑर्गेनल और ऑर्गेनल से बना सेल, सेल से बना टिश्यू। ये आपका इतना चेंज हुआ। अब टिश्यू क्या है, टिश्यू यानी कलेक्टिव ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक जैसे काम करती हैं, वो टिश्यू बन गई। वही सब यहाँ लिखा भी होगा, यही होता भी है भाई, यहाँ के हम बदल थोड़ी देंगे डेफिनेशन, जो बायो में पढ़ी वही आऊँगी। इन द ह्यूमन बॉडी 4 तरह के टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये तो कुछ काम का है नहीं ज़्यादा। ऑर्गन लेवल की बात करें, अब वही सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन बन गया। ऑर्गन क्या, कलेक्टिव लेवल ऑफ टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बना लेंगे। ठीक है, ऑर्गन माने स्टोमच, लिवर, किडनी, हार्ट। 2 or more different tissues combine together to perform a general function. For example, stomach is an organ which consists of all 4 types of tissues and perform digestion of foods. The wall of the stomach is formed of muscle and connective tissues. Epithelial and connective tissue make up its inner lining, while the nervous tissue make up the portion of the wall to the inner lining. क्या महाभारत पढ़ ली हमने, समझ आया? कहानी इस तरह की है कि टिश्यूज़ मिलके एक ऑर्गन बना रहे थे, यहाँ तक तो सबको समझ आया।
अब बात मैंने की एग्जाम्पल की कि एक स्टोमच है, स्टोमच क्या है, एक ऑर्गन है जिसमें चारों तरह के टिश्यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके कई काम है, उसको अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है, आपका स्ट्रक्चर भी बनाना है, उसको डाइजेस्ट भी करना है, और इतना डाइजेस्ट करना है कि केवल खाना ही डाइजेस्ट हो, हम डाइजेस्ट ना हो उसमें। तो इस टाइप के सारे टिश्यूज़ उसमें होते हैं। और फिर मैंने उसका स्ट्रक्चर बनाया कि द वॉल ऑफ स्टोमच जो है वो मसल और कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती हैं। फिर एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो इनर लाइनिंग बनाते हैं। नर्वस टिश्यूज जो है वो पोर्शन ऑफ द वॉल बनाते हैं इनर लाइनिंग का। अगला सिस्टम लेवल और ऑर्गन सिस्टम। बात वही, सेल से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। अब जब बहुत सारे ऑर्गन हो गए एक जैसे काम करने वाले, तो उनने मिलकर सिस्टम बना दिया। अब एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए, आपकी बॉडी में 11 तरह के सिस्टम है। गांठ बांध लीजिए, अपनी जहाँ सोते हैं वहाँ ये 11 के 11 लिख के रख लीजिए, सुबह शाम उठते उठते हैं, याद रहे, क्योंकि इंटरव्यूज़ में भी ये क्वेश्चन आते हैं। डाइजेस्टिव, और मेरा याद कराने का तरीका थोड़ा सा पूछता है, चलिए मेरे साथ याद करते हैं, सुनते जाइए और मैं बताता जाता हूँ। हम अपनी बॉडी से लेते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ब्रेन यानी नर्वस सिस्टम, देर आफ्टर और नीचे आए आइस हैं, आइस के सिस्टम में आएंगे, नर्वस कई पार्ट रहेंगे। देर आफ्टर नोज, रेस्पायरेटरी सिस्टम। देर आफ्टर माउथ, माउथ कौन सा सिस्टम होगा, माउथ में मसल्स भी इन्वॉल्व हैं तो मस्कुलर सिस्टम, और डाइजेस्टिव तो है ही। देर आफ्टर और नीचे आए, मसल्स के नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट चल रहा है, ठीक है। देर आफ्टर अब ये जो पूरा जितना हमने पढ़ लिया फेस तक, फेस बना किससे था, फेस बना था स्केलेटल से, स्केलेटन बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम। देर आफ्टर और नीचे जब मैं आ गया था माउस से नीचे, तो एंडोक्राइन सिस्टम, यहाँ क्या है, ग्लैंड्स पाई जाती हैं, थायराइड ग्लैंड, तो एंडोक्राइन सिस्टम एंड एक्स। फिर उसके बाद और नीचे आए तो सर्कुलेशन शुरू हो गया, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी है, और साथ में सर्कुलेशन हुआ तो सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसके बाद और नीचे आए तो क्या हुआ, इम्यूनिटी शुरू हुई। अब लीवर क्या करता है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है। अगर हम थोड़ा सा पॉइज़न खा लेंगे तो फिर लीवर ट्राई करेगा कि उस पॉइज़न को मेटाबोलाइज करके नलीफाइड करें, इससे आपको एक इम्यून सिस्टम का बेसिक। और नीचे गए एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, इस टाइप से आपको सारे 11 सिस्टम मैंने याद करा दिए। कोई भी छूटा मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। अब ऑर्गेनिज्म लेवल, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिले, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिले एंड एक ऑर्गेनिज्म बना। ये सारे ऑर्गन्स मिले और मैं बन गया, मैंने ऊपर से नीचे तक जो बताया। मैनी सिस्टम कंबाइंस टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म और बॉडी, एंड ईच ऑर्गन डिपेंड ऑन अदर टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। और सब कुछ इंटरकनेक्टेड था, ब्रेन से लेके फुट तक मैंने आपको बताया कि कैसे इंटरकनेक्टेड थे। 11 के 11 सिस्टम भी आपको बताया। An individual organism can survive only if all the system of body operate in harmony. What is harmony? अभी आपका एक 5वें सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यूज़ करके सब्जेक्ट आएगा, जहाँ हार्मोनाइजेशन, हार्मनी के बारे में बताएंगे। हार्मनी मतलब जहाँ सब बढ़िया चल रहा है, हारमोनियम बजाते हैं, हारमोनियम की आवाज़ सुन के क्या लगता है, अच्छा लगता है। तो अच्छे से जब तक सब चल रहे होंगे तब तक बॉडी अच्छे से चलेगी। The basic life process carried out by an individual are the digestion of food, elimination of waste, energy production, growth response to any stimuli and reproduction. ये वो प्रोसेसेस हैं जो एक जिंदा आदमी को करनी है, एक जिंदा बॉडी को करनी है। अब बात करेंगे हम बॉडी सिस्टम की आगे, ठीक है। जो भी बॉडी सिस्टम हम अभी पीछे देख के आए ऊपर से नीचे तक, फ्रॉम नर्वस सिस्टम टू लास्ट एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल, इंटीग्यूमेंट्री एंड मस्कुलर सिस्टम, ऐसे कुछ करके अब उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये आपके नोट्स बनाने में काम आएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, द सिस्टम ब्रेक्स डाउन द कॉम्प्लेक्स इंजेस्टेड फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और अब आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में यदि कोई पूछेगा ब्रीफ में, तो आपको सीधा जहाँ से फूड इंजेस्ट कर रहे हैं वहीं से शुरू करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द फूड इन टू अवर माउथ। ये सब आगे खैर हम लोग ब्रीफ में भी पढ़ेंगे, बट अभी जितना है उतना हम पढ़ते जाते हैं कि सबसे पहले हम इंजेस्ट करेंगे फूड को, वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाएगा इनटू सिंपलर सब्सटेंस कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स विच आर देन एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन। तो ये तोड़ने का काम कहाँ से शुरू होगा, तोड़ने का काम शुरू होगा हमारे माउथ से लेके स्टोमच तक,
ठीक है। माउथ क्या करेगा, उसको च्यू करेगा, उसको स्वैलोएबल बनाएगा, फिर जाएगा वो स्टोमच में, वहाँ उसको अलग अलग तोड़ा ताड़ी की जाएगी, HCl उसको जलाने की कोशिश करेगा, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन उनसे जो भी ज़रूरी होंगे वो सब एब्जॉर्ब कर लेंगे। स्टोमच में भी कुछ एब्जॉर्प्शन होता है, एंड वेरियस पार्ट इंक्लूडेड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और बाकी फिर उसको निकालने की प्रोसेस चलेगी। टू एड इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड, वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सेक्रेटेड फ्रॉम ग्लैंड्स लाइक सैलाइवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, लीवर, ये कुछ अलग अलग ग्लैंड्स जो हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं। इंटेगमेंट्री सिस्टम की बात करें, ये कौन सा सिस्टम है भाई, स्किन वाला। Skin is included in the system and hence sensory receptors are present in it, thus providing protection of the body. Like अगर आपको एक मच्छर काटता है तो आपकी स्किन जो है वो बता देती है आपको, ब्रेन को, कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, या तो उस मच्छर को मारने की कोशिश करते हैं या फिर अपना हाथ हटाने की कोशिश करते हैं। मस्कुलर सिस्टम, दिस सिस्टम फैसिलिटेट लोकोमोशन, मूवमेंट ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। मसल्स तो पता ही है भाई, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल, ये 3 तरह की मसल्स होती हैं। स्मूथ जो है वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, देयर आफ्टर स्केलेटल मसल जो होती हैं वो वॉलेंट्री होती हैं, कार्डियक मसल फिर से इनवॉलेंट्री होती हैं, और स्ट्रक्चरली स्केलेटल मसल से सेम होती हैं, बट कार्डियक माने हार्ट से रिलेटेड रहती हैं। नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम, दिस सिस्टम एक्सक्रीट द अननेसेसरी वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द बॉडी। रिप्रोडक्टिव में 2 तरह के हैं, फीमेल एंड मेल। तो क्या है, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। फीमेल सिस्टम में ओवरीज, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना, एक्सेसरी ग्लैंड्स, फीमेल गैमेट, ओवम और एग, एंड फीमेल सेक्स हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम अकर्स इन द फैलोपियन ट्यूब एंड डेवलपमेंट ऑफ fetus occurs in the uterus. Milk is produced by mammary glands to nourish newly the infant. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस हैं, एपिडिडाइमिस है, डक्टस है, इजैकुलेटरी डक्ट है, यूरिथ्रा है, पेनिस है, एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं। फंक्शंस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम MRS आर टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, मेल सेक्स हार्मोन्स एंड ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स टू द फीमेल फॉर फर्टिलाइजेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, व्हाट इज सर्कुलेटरी, सर्कुलेशन में जो घूमता रहे ब्लड। मैंने इसीलिए जब ग्लैंड से नीचे आए थे तो सर्कुलेशन शुरू होता है मेरे हिसाब से तो हार्ट से, इसीलिए मैंने तब आपको कार्डियोवैस्कुलर के अलावा सर्कुलेटरी बोला था। सर्कुलेटरी सिस्टम जहाँ ब्लड, तो ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी में ऐसे ही घूमता रहता है मुंह उठा के। खैर उसके काम होते हैं लेकिन घूमता मुंह उठा के। रेस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो पार्ट्स ऑफ द रेस्पायरेटरी सिस्टम आर साइनसेस, नजल कॉन्चिया, मैंने बताया ही था आप जैसे ही ब्रेन से नीचे आए थे। स्केलेटल, बॉडी को खड़ा करना है, स्केलेटल सिस्टम। इम्यून, डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ना, इम्यून सिस्टम। नर्वस, वही अभी मैंने एग्जांपल दिया स्किन वाला, स्किन और नर्वस सिस्टम कनेक्टेड थे। एंडोक्राइन सिस्टम, जहाँ आपकी सारी ग्लैंड्स हैं और ये सब आपकी बॉडी में हार्मोन्स सर्कुलेट करते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, एंड ये केमिकल मैसेंजर्स की बॉडी की हर एक्टिविटी को कैटालिस्ट की तरह आगे या पीछे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थैंक यू। एक ब्रीफ लेक्चर, आपको अभी बहुत शॉर्ट में पढ़ना है इसलिए ज़्यादा कोई ध्यान मत दीजिए, आप बस अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाइए, वीडियो को रोक रोक के, और मुझे पहले सुन लीजिए, बिकॉज जो चीज़ें मैं बता सकता हूँ वो मैं बता देता हूँ। देयर आफ्टर आपका ये पूरा लेक्चर हो चुका है। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में एक अगले टॉपिक के साथ आपके सिलेबस से, क्योंकि HAP हम जल्दी ख़त्म करेंगे एंड हमारा ठीक ठाक चल रहा है, 2 लेक्चर्स हैं एंड हम स्टार्ट अच्छा कर चुके हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो, एंड अगर पुराने हैं तो भाई कमेंट करते चलो, बड़ी शांति है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।